कपिल हिसाब की कॉपी देखकर दंग रह गया। इतना अधिक खर्चा, यह तो 1 महीने का ही हिसाब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिवाला ही निकल जाएगा। पिछले 1-2 महीने से कपिल देख रहा था कि जब तब सालू एटीएम से पैसे निकाल कर भी खर्च कर लेती थी। एटीएम नहीं जा पाती तो कपिल से पैसे मांग लेती थी। शुरू में तो कपिल यही सोचकर टालता रहा कि नई नई शादी है और सालू ने पहली बार गृहस्थी संभाली है, शायद इसलिए खर्चों का हिसाब नहीं बैठा पा रही। खुद उसे भी कहाँ अंदाजा था। संयुक्त परिवार में खर्चा माँ और बाबूजी चलाते थे, लेकिन हर महीने वेतन से ज़्यादा खर्चा तो पानी सिर से ऊपर जाने वाली बात हो गई। कपिल दुविधा में था, आखिर इतने पैसे कहाँ खर्च कर रही है सालू। कुछ दिन पहले ही उन दोनों का विवाह हुआ था। कानपुर स्थानांतरण के बाद भी शुरू के 1-2 महीने तक तो हिसाब सही चला, पर धीरे धीरे कपिल को महसूस होने लगा कि खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा है। उसने सालू को खर्चों के बारे में सावधान रहने के लिए इशारा भी किया, पर सालू ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कपिल को थोड़ी सी झल्लाहट हुई। बिजनेसमैन की बेटी है, ज़्यादा कमाई है, शायद उसे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि बंधी बंधाई कमाई से खर्चा कैसे चलाया जाता है। बरामदे में खड़ा खड़ा कपिल यही सोच रहा था कि सालू खर्चों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रही है। उसने वहीं से सालू को आवाज़ दी। भरसक नियंत्रण रखने के बावजूद उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। सालू घबराई हड़बड़ाई सी रसोई घर से बाहर निकल आई। हड़बड़ाहट में वह और सुंदर लग रही थी। अपनी नई पत्नी को इस हाल में देखकर कपिल को तरस आ गया। थोड़ा क्रोध भी शांत हुआ। उसने बड़े प्यार से पूछा। सालू ने सहम कर उत्तर दिया, मैं तो पूरा खर्चा हाथ रोक कर करती हूँ। न कोई कपड़ा खरीदती हूँ, न मेकअप का सामान खरीदती हूँ, न ब्यूटी पार्लर ही जाती हूँ। यह तो रोज़मर्रा का आवश्यक सामान है। जब तक कपिल एक एक आइटम हिसाब की कॉपी में देख पाता, उसके पहले सौरभ का मोबाइल पर फ़ोन आ गया। बिल्डिंग के बाहर गेट के पास खड़ा वह कपिल की प्रतीक्षा कर रहा था। कपिल सौरभ के साथ ऑफिस निकल गया। कपिल के स्थानांतरण के साथ ही उसके बैचमेट सौरभ का भी स्थानांतरण कानपुर हो गया था। दोनों ने साथ साथ ही मकान ढूंढा। एक ही बैच के होने के कारण दोनों यही चाहते थे कि एक ही सोसाइटी में दोनों को मकान मिल जाए। सौरभ का परिवार थोड़ा बड़ा था, पत्नी, सास, ससुर और 2 बच्चे। उसने 3 BHK का फ्लैट लिया। कपिल का परिवार छोटा था, वह और सालू, उसने 1 BHK का फ्लैट लिया। दोनों को एक ही बिल्डिंग में आमने सामने फ्लैट मिल गया। एक ही सप्ताह में दोनों अपना अपना परिवार लेकर सामान समेत पहुंच गए। दोनों सब परिवार साथ साथ रहकर खुश भी थे। दिन भर ऑफिस का काम निपटाकर शाम को दोनों परिवार एक साथ बैठकर गपशप करते। कई बार रात का डिनर भी हो जाता था। कुछ सौरभ की पत्नी आरुषि पका लेती तो कुछ सालू पका लेती। पिकनिक, पिक्चर, शॉपिंग का प्रोग्राम भी साथ साथ ही चलता रहता था। दिन मज़े से कट रहे थे। एक दिन आरुषि सुबह सुबह सालू के पास आई। कुछ परेशान सी थी। सालू, आज अचानक चीनी ख़त्म हो गई। मैं सोच रही थी डिब्बे में होगी, पर डिब्बा भी खाली था। गलती मेरी ही थी, शायद मंगाना ही भूल गई थी। गुड़िया दूध के लिए रो रही है, 1 कटोरी चीनी दे दे, बाजार से मंगा कर वापस दे दूंगी। सालू हंस दी थी। हो जाता है कभी कभी। ऑफिस के काम में हमारे पति भी इतने मशगूल हो जाते हैं कि कई बार घर का सामान लाना ही भूल जाते हैं। आरुषि खुश होकर बोली, शाम को वापस कर दूंगी। अब 1 कटोरी चीनी वापस करोगी? बस इतनी ही दोस्ती रह गई हमारी। सालू ने आरुषि के संकोच को दूर करने की गरज से कहा। लेन देन तो पड़ोसियों में चलता ही रहता है। आरुषि ने सालू से इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। अब वक्त बे वक्त उसका सालू से कुछ भी मांगने का संकोच कम होने लगा। उसके घर हर समय कोई न कोई चीज़ घटती ही रहती थी। मौका मिलते ही पहुंच जाती थी सालू के घर, और साथ ही सौरभ की लापरवाही के किस्से भी सुना आती थी। शुरू में कपिल और सौरभ दोनों अपने अपने स्कूटर से ऑफिस जाते थे। फिर सौरभ ने प्रस्ताव रखा कि जब साथ साथ ही जाना है तो डबल खर्चा क्यों किया जाए। एक दिन सौरभ स्कूटर निकाल ले, एक दिन कपिल। इधर काफ़ी दिनों से सौरभ का स्कूटर खराब पड़ा था। वह कपिल के स्कूटर से ही आ जा रहा था। स्कूटर के हॉर्न की आवाज़ आई तो सालू दौड़ी दौड़ी बाहर भागी। कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। कपिल ऑफिस से वापस आ गया था। कपिल के दिमाग में घर के खर्चे का हिसाब घूम रहा था। उसने सालू को साथ बैठाकर ध्यान से हिसाब की कॉपी में एक एक आइटम देखनी शुरू की। थोड़ी देर कुछ जोड़ तोड़ के बाद उसने उनकी ज़रूरी खर्चों का ही विश्लेषण करना शुरू किया।
सालू, पिछले महीने चीनी 5 किलोग्राम कैसे आई? 2 लोग में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोग्राम चीनी खर्च होनी चाहिए। सालू एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। कपिल फिर से हिसाब में घुस गया। इस बार डिटर्जेंट भी 2 किलोग्राम लगा है, जबकि हम 2 लोगों के कपड़ों में 1 किलोग्राम डिटर्जेंट ही लगा करता था। वह इस बार दफ्तर में व्यस्तता के कारण सौरभ सामान नहीं ला पाया था, इसलिए आरुषि चीनी डिटर्जेंट उधार मांग कर ले गई थी। कह रही थी जल्दी वापस कर देगी। सौरभ कपिल का प्रिय मित्र था, इस कारण सालू अपनी बात को शिकायत का रूप नहीं देना चाह रही थी। और यह क्या, गैस का सिलेंडर 20 दिन में ख़त्म? कहाँ हमारा सिलेंडर 3 महीने चलता था। वह सौरभ को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए गैस बुक नहीं कर पा रहा था। आरुषि दाल सब्जी हमारी ही गैस पर बना लेती है, सालू धीरे से बोली। तो कपिल चिल्लाया, अगर सौरभ को समय नहीं मिल रहा था तो आरुषि बुक कर लेती, मुझे कहती मैं बुक कर देता। और यह क्या, पिछले महीने सब्जी भी बहुत ज़्यादा आई है। सालू एकदम से उसका कुछ हिसाब नहीं दे पाई। उसे याद भी नहीं आ रहा था कि सब्जी अधिक क्यों आई होगी। जो भी आई थी पका कर खा ली गई थी, किसी भी दिन फेंकी नहीं गई थी। थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद कपिल ने कॉपी बंद कर दी। रविवार का दिन था। अचानक पड़ोस के घर से खटखट की आवाज़ आई। कपिल ऊपर छत पर चढ़ गया। सौरभ डिश लगवा रहा था। भुनभुनाते हुए वह नीचे उतर आया और बोला, कल तक तो फीस के पैसे नहीं थे और आज डिश लगवा रहा है। सालू ने आरुषि की ओर से सफाई दी। अरे उनका टीवी बेकार बंद पड़ा था, आरुषि भी बोर होती थी, इसलिए शायद लगवा लिया होगा। कपिल ने झुझलाई सी आवाज़ में कहा, ठीक है, पर उधार लेकर क्यों? सालू को थोड़ी हिम्मत बंधी। बोली, अगर तुम नाराज ना हो तो एक बात बताऊं? आरुषि जो सामान लेकर जाती है वह कह तो देती है कि वापस कर देगी, पर आज तक उसने कभी कुछ वापस नहीं किया। हमें ही अधिक खरीदना पड़ता है, इसलिए तुम्हें हिसाब में सामान अधिक खरीदा हुआ दिख रहा था। और क्या क्या ले जाती थी वह? सालू ने एक ही सांस में बता दिया, सभी कुछ, सब्जी, दूध, चाय, चीनी पाउडर, रिफाइंड तेल। गैस का सिलेंडर तो उसने कभी मांगा नहीं। मेरी किचन में आकर चाय नाश्ता और खाना खूब पकाया है, तभी तो सिलेंडर 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सौरभ तुम्हारा मित्र है, इस तरह की छोटी छोटी बातें बताती तो तुम्हें शिकायत लगती। सालू की डरी शक्ल देखकर कपिल थोड़ा शांत हो गया। बोला, ठीक है, आगे से थोड़ा सतर्क रहना। कैसे? आगे से वह कुछ मांगने आए तो बहाना बना देना, ऐसे मना कर देना जिससे उसे बुरा भी ना लगे। मुझे तो बहाना बनाने भी नहीं आता। अरे कुछ भी कह देना, जैसे दूध फट गया है, चीनी ख़त्म हो गई है और हम गुड़ की चाय पी रहे हैं। आलू मांगे तो कहना करेला बना रही हूँ। कपिल घर से निकला ही था कि आरुषि धड़धड़ाती हुई अंदर आ गई। अरे यार, यह दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ रखा है? फिर बिना सालू के जवाब की प्रतीक्षा किए ही बोली, मैं नहाने घुसी और गैस पर रखा दूध सारा उबल गया। सालू थोड़ा दूध दे दे, गुड़िया रो रही है। दूध फट गया। सालू को कपिल का वह बहाना याद आया। जब तक वह यह बहाना बना पाती उससे पहले ही आरुषि ने फ्रिज खोल लिया। सामने 2 पैकेट रखे थे, एक पैकेट में ले लेती हूँ, शाम को सौरभ से कहकर मंगवा दूंगी। और फिर आरुषि तेजी से वापस लौट गई। घंटे भर बाद फिर घंटी बजी। आरुषि ही थी। किचन की तरफ पैर बढ़ाते हुए बोली, आज क्या बना रही है खाने में? सालू की समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। पता नहीं क्या मांगने आई है, हो सकता है सब्जी ही मांग बैठे। उसने कपिल का दिया हुआ अस्त्र ही चलाया, करेला पका रही हूँ। करेला? आरुषि की आंखों में चमक आ गई। सालू घबरा गई, अब ये करेले मांगेगी। मुझे क्या पता था कि इसे करेले इतने पसंद हैं, नहीं तो झूठ ही बोल देती। खिली हुई बाँछों से आरुषि बोली, फिर तो तेरे आलू बच गए होंगे। सौरभ कल बता रहा था कि ऑफिस से लौटते समय कपिल ने मंडी से अन्य सब्जियों के साथ आलू भी खरीदे थे। 4 आलू दे दे, शाम को वापस कर दूंगी। सालू रुआसी हो गई। एक ही दिन में 2 अस्त्र बर्बाद हो गए। शाम को उसने कपिल को सारी बात बताई। कपिल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था इस समस्या से कैसे निपटा जाए। अगले दिन रविवार था। कपिल और सौरभ का एक अन्य बैचमेट राघव अपनी बीवी नैना और बच्ची समेत सामने वाले ब्लॉक में ट्रक से सामान उतरवा रहा था। उन दोनों के कहने पर उसने भी उसी कॉलोनी में 2 बेडरूम का फ्लैट लिया था। ट्रक से सामान उतरवा कर सौरभ तो वापस आ गया, कपिल वहीं रुका रहा। अगले दिन सालू और कपिल राघव और नैना से मिलने पुनः उसके घर गए। बातों ही बातों में राघव ने कहा, यार यह सौरभ भी बड़ा अजीब आदमी है। दोपहर में आया और बोला घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं।
अपना जरिकैन मुझे दे दे, शाम को दुकान खुलते ही वापस कर दूंगा। तूने बताया ही क्यों कि तेरे पास जरिकैन भर मिट्टी का तेल है, बताने की क्या ज़रूरत है। वह तो सामान उतरवा रहा था सो उसकी नज़र पड़ गई। जब तक गैस का कनेक्शन चालू हो हॉट प्लेट से काम चलाना पड़ेगा। जरिकैन वापस मिला कि नहीं? अरे जरिकैन तो नहीं मिला। मज़ेदार बात यह है कि थोड़ी देर पहले नैना आरुषि से बात कर रही थी तो उसके मुंह से निकल गया कि कानपुर में मिट्टी के तेल की तो बेहद किल्लत है। तो जानते हो आरुषि क्या बोली? क्या पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड कहाँ गए ढूंढने। मेरे हस्बैंड तो दोपहर में निकले और 10 मिनट में ही तेल लेकर आ गए। अब बताओ भला, हमारे यहाँ से तेल ले गए और हमारे ऊपर ही रोब झाड़ रहे हैं। कपिल और सालू दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। मियाँ बीबी दोनों ही उस्ताद हैं। दोनों को मांगने की तो बुरी आदत है ही, मांग कर भूलने का नाटक करना भी इनकी आदत में शुमार है। अगली सुबह ऑफिस जाते समय कपिल ने सालू से कहा, कोई भी सामान आरुषि या सौरभ को दो तो मुझे ज़रूर बता देना। ऑफिस पहुंचने के बाद सालू के 3 फ़ोन आए और उसने जो जो सामान आरुषि को दिया सब बता दिया। ऑफिस में लंच सब लोग साथ ही किया करते थे, मिल बांट कर खाते थे। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो कपिल ने सौरभ से कहा, सौरभ आज तेरे घर प्याज, चीनी और डिटर्जेंट ख़त्म हो गया है, लौटते समय लेकर जाना। तुझे कैसे मालूम? सौरभ का कौर मुंह तक आते आते रुक गया। अरे यार, तुझसे लापरवाह कोई नहीं हो सकता। तू तो घर का सामान लाना भूल जाता है। उधर भाभी जी घर घर सामान मांग मांग कर तेरी गृहस्थी चलाती रहती है। मैंने इसलिए सालू से कह दिया था कि भाभी जी के घर जो जो सामान ख़त्म होता जाए मुझे फ़ोन पर बताती जाना। अभी तक ये 3 चीज़ें भाभी जी मेरे घर से लेकर गई हैं। सौरभ को इस तरह सबके बीच पोल खुलना रास नहीं आया। वह गुर्राते हुए बोला, ऐसा क्या सामान मांग लिया मेरी बीवी ने? भले पड़ोसी होने के नाते थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता ही है। आरुषि भी तेरे यहाँ से कुछ ले गई होगी। इसका मतलब यह तो नहीं कि तू ढिढोरा पीटता फिरे। इससे पहले कि कपिल कुछ बोल पाता, राघव बीच में ही बोल पड़ा, अरे सौरभ, तुझे मिट्टी का तेल मिला कि नहीं? तूने तो जरिकैन भी वापस नहीं किया। सौरभ इस दोतरफा हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने चुप बैठने में ही भलाई समझी। अमन वर्मा उनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा मस्त था। जानते बूझते हुए बोला, भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई है। यह कौन लाया है? मैं लाया हूँ, सौरभ बोला। यानी कपिल के घर की भिंडी पर अपनी मुहर लगा रहे हो? सौरभ के मुंह से जोर से निकला, खबरदार, आज की सब्जी मेरे घर की है। इसका मतलब रोज की सब्जी कपिल के घर की होती थी। अमन वर्मा ने बात पकड़ ली। इसके साथ ही पूरे ग्रुप का जोरदार ठहाका गूंजा। शाम को कपिल ने सब्जी मंडी में स्कूटर रोक लिया और सौरभ से बोला, जा, जो जो सामान घर में ख़त्म हो रहा है वह ले ले। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भाभी घर घर हाथ फैलाती है। सौरभ एक हारे हुए सिपाही की तरह स्कूटर से उतरा और सामान लेने चला गया। सौरभ को देखते ही दुकानदार बोला, बहुत दिन बाद आए हो बाबूजी। कपिल मन ही मन बोला, जब मैं रोज आ रहा था तो यह क्या करते आकर, मगर अब चिंता ना करो, ये रोज आएंगे। सौरभ ने सामान पैक करवाना शुरू किया तो कपिल ने दुकानदार से उसी सामान में से कई चीज़ों के अलग अलग पैकेट बनाने को कहा। सौरभ ने टोका तो कपिल बोला, अरे यार, तेरी इस भूलने की आदत के कारण मैं भाभी को अब और अपमानित होते नहीं देख सकता। इसलिए बजाय इसके कि वे मांगा हुआ सामान मुझे वापस करने आए, मैं पहले ही उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। सौरभ के पास इतने जोरदार तर्क का कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप दुकानदार के पैसे चुकाए और दोनों लोगों की थैलियाँ हाथ में पकड़े चुपचाप स्कूटर के पीछे बैठ गया। सौरभ से अपनी थैली लेकर जब कपिल अपने घर पहुंचा तो सालू ने उसके हाथों से थैली ली और बोली, सुनो, यह मांगी हुई चीज़ों की लिस्ट क्या रोज़ रोज़ तुम्हें फ़ोन पर देनी पड़ेगी? कल से शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर आरुषि सौरभ को 2000 का बिल पकड़ाते हुए बोली, आज सर्विस स्टेशन से मैकेनिक आया था, स्कूटर ठीक कर गया है। कह रहा था सौरभ का फ़ोन आया था, उन्होंने ही घर का पता और स्कूटर नंबर दिया है। दोनों घर आसपास थे पर दोनों में माहौल अलग था। इधर कपिल से अपनी जीत की मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी और उधर सौरभ परेशान था कि उसने तो कोई फ़ोन नहीं किया था, पर बीवी के आगे अपनी हार का पर्दाफाश होने के डर से वह शांत खड़ा था।